नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आराम एजुकेशन एम्पावरिंग एस्पिरेंट्स। देखिए, आज के वीडियो में हम लोग पंचायत पदाधिकारियों का जो त्यागपत्र है, कौन किसको त्यागपत्र देता है, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत में, वो वाला पार्ट कवर करेंगे। उसके अतिरिक्त हम लोग पंचायत पदाधिकारियों की निर्हरता, अयोग्यता, मतलब किस किस कंडीशन के होने पर वो लोग पंचायत का चुनाव नहीं लड़ सकते या पद धारण नहीं कर सकते, वो वाला पार्ट भी हम लोग देखेंगे आज के वीडियो में। तो आज का वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, तो अच्छे से पढ़िएगा और बढ़िया से नोट्स बनाइएगा। और कोई दिक्कत होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिएगा, और ये भी वीडियो में कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो जो है वो कैसा लग रहा है। ठीक है, तो और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाह रहा था कि जो आप लोग का नोट्स है ग्रामीण विकास का और पंचायत का जो PDF है, वो आप लोगों को जितने टाइम, जैसे कि मैं बताया हूँ कि 9 से 10 बजे को रात को मैं सेंड करूँगा सबको, जितना भी दिन भर में आया रहेगा। बहुत सारे पेमेंट के जो नोटिफिकेशंस है वो आ रहे हैं। मैं जब उसको जैसे ही टाइम मिलेगा, बहुत सारा और भी प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहा है, तो जैसे ही शेड्यूल पे टाइम मिलता है मैं उसको चेक करके सबको एक साथ भेजता हूँ। क्या एक एक करके भेजूँगा तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा, मुझे दूसरे काम में भी इंटरप्शन होता है। ठीक है ना, तो मैं आपको चीज़ बताया था, आपको रात को 9 से 10 बजे के बीच सबको भेजा जाएगा। वो जितने भी टाइम आज पेमेंट करेंगे, आप थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, और जितने भी टाइम मुझे बीच में टाइम मिला किसी भी टाइम पे, तो वो मैं एक साथ भेज दूंगा, अगर मुझे टाइम मिला तब। नहीं तो फिर रात को 9 से 10 बजे के बीच भेजा जाएगा। और दिक्कत होगा तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हैं, जो वीडियो मैं पूरा डेडिकेटेड उसका वीडियो बनाया हूँ। उसके प्रोसेस से संबंधित चीज़ें अभी भी कुछ लोग कमेंट करके पूछ रहे हैं। ठीक, तो वो आप लोग देख लीजिएगा कि कैसे उसको लेना है। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। पंचायत पदाधिकारियों का त्यागपत्र देखते हैं कि कौन किसको त्यागपत्र देता है। यहाँ से सवाल पूछा जाता है ना, बहुत सारे पेपर में पूछा गया है व्यापम के। पंच त्यागपत्र देगा सरपंच को। पंच किसको त्यागपत्र देगा? सरपंच को। सरपंच और उप सरपंच दोनों त्यागपत्र देंगे जिला संयुक्त संचालक या उप संचालक को। किसको त्यागपत्र देंगे? जिला संयुक्त संचालक या उप संचालक को। ये हर किताब में आपको दूसरा मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। कोई भी एकेडमी की बुक उठा के देख लो आप, अभी जितनी भी बुक मार्केट में अवेलेबल है, कहीं बुक में ये नहीं लिखा मिलेगा उप सरपंच और सरपंच त्यागपत्र देता है जिला संयुक्त संचालक या उप संचालक को। लेकिन ये राज्य सरकार का जो मैनुअल आता है, जो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट जारी करती है, जो एक बुकलेट जारी करती है राज्य सरकार का मैनुअल, उससे मैं लिया हूँ। मैं आपको अगर बोलेंगे तो इसका प्रूफ भी देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मैं जिस चीज़ से पढ़ा रहा हूँ उस चीज़ से आप दावा आपत्ति कर सकते हैं अगर आपको कोई दिक्कत हुआ, एग्जाम में दूसरा आंसर लिया, क्योंकि मैं ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट से पढ़ा रहा हूँ, कोई भी एकेडमी की बुक से नहीं पढ़ा रहा हूँ। इसलिए आप प्रमाणिक स्रोतों को प्रिफर करें। प्रमाणिक स्रोतों में अगर कुछ चीज़ें दी हुई हैं तो उससे फ़ायदा आपको ये है कि आप उसके एवज में दावा आपत्ति कर सकते हैं। लेकिन अगर ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट फॉलो नहीं करेंगे तो उससे आपको दिक्कत होगा, आपके पास कोई सोर्स अवेलेबल नहीं रहेगा। तो मेरे पास सोर्स है, मैं आपको उपलब्ध करा सकता हूं, इसलिए प्रमाणिक सोर्सों से आप लोग को पढ़ा रहा हूं। ठीक, तो उसको ध्यान रखिएगा आप। अब अगर आप खोजेंगे, दूसरी चीज़ देखेंगे तो भटकेंगे आप, साफ बात है। तो उप सरपंच या सरपंच जो है जिला संयुक्त संचालक या उप संचालक को त्यागपत्र देता है, याद रखना इसको। उपाध्यक्ष या सदस्य किसमें? अब ये ग्राम पंचायत का था, तो ये किसका है? जनपद पंचायत का। जब भी टेबल बनाऊंगा समझ जाना, जनपद पंचायत का उपाध्यक्ष और जनपद पंचायत का सदस्य त्यागपत्र देता है जनपद पंचायत के अध्यक्ष को। इसमें समझाने वाला कुछ नहीं है। और अध्यक्ष जनपद पंचायत का त्यागपत्र देता है कलेक्टर को या अतिरिक्त कलेक्टर को। ठीक, उसी तरीके से जिला पंचायत का उपाध्यक्ष और सदस्य त्यागपत्र देते हैं अध्यक्ष को, और अध्यक्ष त्यागपत्र देता है कलेक्टर को। किसका? जिला पंचायत का। तो ये जिला पंचायत का है, ये जनपद का है, जिला, ये ग्राम पंचायत का है। समझ गए? पंचायत पदाधिकारियों हेतु अयोग्यता या निर्हरता, नेक्स्ट देखते हैं। तो अयोग्यता या निर्हरता का क्या अर्थ है? मतलब कौन कौन से कंडीशन के अंतर्गत ये लोग चुनाव नहीं लड़ सकते या फिर कोई पद धारण नहीं कर सकते। क्या क्या चीजें रहेंगी तो पद धारण नहीं कर सकते। अयोग्यता, अयोग्यता लिखा हूं, योग्यता नहीं लिखा हूं, ध्यान से रखना। और निर्हरता, ठीक है। तो इन चीजों के अगर ये लोग इन गतिविधियों में लिप्त पाए जाते हैं, ये चीजें कर रहे हैं, तो वो लोग चुनाव नहीं लड़ सकते। ठीक, तो पहला देखते हैं। किसी पंचायत के अधीन लाभ का पद धारण करता हो, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बोलते हैं इसको, इंग्लिश में कहते हैं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मतलब लाभ का पद। इसका मतलब क्या होता है? मैं कॉन्स्टिट्यूशन में आपको समझाया था जब पढ़ाया था, तो वो वाला वीडियो देखना।
लाभ का बदला था, एकदम शॉर्ट में समझा रहा हूं, कोई भी सरकारी पद जिसमें उनको वेतन मिलता है, सरकार द्वारा निर्धारित वेतन प्राप्त पद या सरकारी पद लाभ के पद के अंतर्गत आता है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंतर्गत आता है। लेकिन राजनीतिक पद ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंतर्गत नहीं आता। ठीक, विधायक, सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ये सब पद लाभ के पद के अंतर्गत नहीं आता। कोई भी सरकारी पद, ठीक, वो लाभ के पद के अंतर्गत आता है। तो लाभ का पद जो है कोई पंचायत के अधीन, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत के अधीन लाभ का पद धारण न करता हो, सचिव वगैरह जो है, जो सरकारी पद हैं वो लाभ का पद। एक चीज और ध्यान रखना, कॉन्स्टिट्यूशन में फंसाएगा यहाँ पे आपको। 2017 में एक पेपर हुआ था, उस पेपर का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, आमीन का पेपर हुआ था, उसमें पूछा था आमीन के पेपर में कि लाभ के पद के अंतर्गत निम्न में से क्या शामिल नहीं है। तो लाभ के पद को संविधान में डिफाइन नहीं किया गया है। अभी बारिश हो रही है, हो सकता है एग्जाम आपको थोड़ा बहुत नॉइस आ रहा होगा, ठीक है, तो उसको थोड़ा कोऑपरेट करके चलिएगा। तो देखो, लाभ का पद जो है वो संविधान में डिफाइन नहीं किया गया है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंतर्गत कौन कौन से पद शामिल होंगे और कौन कौन से पद शामिल नहीं होंगे, इसको डिफाइन नहीं किया गया है। ये एक वर्तमान में, ये समय समय पर चेंज होते रहता है, लेकिन वर्तमान की स्थिति यही है कि लाभ का पद माना जाता है जो सरकारी पद, वेतनधारक जिस पद पे वेतन मिलता है उसको लाभ का पद माना जाता है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन से भी रिलेट करके बता रहा हूँ, यहाँ इतना नहीं फंसाएगा। किसी पंचायत के अधीन लाभ का पद धारण करता हो तो वो अयोग्य होगा या निर्हर होगा। दूसरा, विकृचित्त हो, विकृचित्त मतलब पागल हो, एक तरीके से न्यायालय द्वारा घोषित किया गया हो कि कोई एक तरीके से मानसिक रूप से विकलांग हो, मानसिक रूप से पागल हो, और ये न्यायालय के द्वारा प्रूफ कर दिया गया हो, घोषित किया गया हो, तब वो चुनाव नहीं लड़ सकता। ठीक, ध्यान रखना इसको। दिवालिया घोषित कर दिया हो, दिवालिया और पंचायत का पद धारण नहीं कर सकता। तो दिवालिया घोषित कर दिया हो, दिवालिया मतलब देखो, कोई ऋण लिया हो, लोन, बैंक से ऋण या लोन लिया हो, और ऋण लेने या लोन लेने पर उसको निर्धारित समय के अंदर वापस नहीं किया हो, वापस क्या नहीं किया हो, ऋण को वापस नहीं किया हो, तो बैंक एक लिस्ट जारी करती है जिसमें दिवालिया लोगों की लिस्ट जारी कर देती है। उसका संपत्ति को क्या कर देती है, कब्जा कर लेती है, कैद कुर्क कर देती है। तो उस व्यक्ति को कहा जाता है दिवालिया। तो इस तरीके से कहीं से लोन वगैरह लिया है लेकिन उसको लोन को वापस नहीं किया है तो दिवालिया घोषित कर दिया हो, तब वो क्या किसी भी क्या बोलते हैं पद को धारण नहीं कर सकता पंचायत के। तीसरा क्या है, चौथा, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। इस अधिनियम के अंतर्गत कई सारी धाराएं हैं, उसमें नियम लिखे हुए हैं। तो सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत मादक पदार्थों जैसे कि नारकोटिक्स, शराब, ड्रग्स और भी जो मादक पदार्थ हैं, गांजा, वो सब चीज़ें, मादक पदार्थों के उपयोग करता हो, उपभोग करता हो मतलब स्वयं का मतलब उपयोग, उपभोग और विक्रय से संबंधित किसी विधि में अधीन दोषी पाया गया हो। उपयोग, उपभोग या विक्रय मतलब बेचना के संबंधित के योग, बेचता हो, सीधा सीधा एक लाइन में समझो, बेचता हो किसी विधि के अधीन, है ना, बेचने से संबंधित कोई कानून बना है और उस कानून के अंतर्गत उसको बैन है वो, और उसमें वो लिप्त पाया गया है, उसमें वो दोषी ठहराया गया है, और दोष सिद्ध होने पर, तो दोष प्रूफ हो गया है तो 5 वर्ष का समय न बीता हो दोष सिद्ध होने के। अब जैसे कि मान लो जाए 2022 में उसका दोष सिद्ध हुआ है कि भाई वो किसी भी मादक पदार्थ का व्यापार करते हुए दोषी पाया गया, 2022 में वो सिद्ध हुआ, तो 5 साल गिन लो इसका, 2027, तो 2027 तक चुनाव नहीं लड़ सकता। जिस वर्ष वो दोषी पाया गया उसका दोष सिद्ध हुआ। अब देखो, वो पकड़ाया 2021 में है, मादक का व्यापार करते बेचते हुए मादक पदार्थ को 2021 में पकड़ाया, लेकिन दोष सिद्ध कब हुआ उसका, 2022 में हुआ। तो 2022 में दोष सिद्ध का मतलब जब न्यायालय ने सिद्ध ठहरा, मतलब उसका प्रूफ देख के, उसका सबूत पेश किया पुलिस ने, उसके बाद न्यायालय ने उसको क्या कर दिया, दोष सिद्ध ठहरा दिया, मतलब दोष सिद्ध हो गया। तो 2022 में उसका केस जो है वो खत्म हुआ कि भाई ये दोष सिद्ध है, ये अपराधी है। तो 2022 से लेकर 2027 5 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकता। ये लिखा है ना, ठहराया गया हो तो दोष सिद्ध होने पर 5 वर्ष का समय नहीं बीता है, तो 5 वर्ष का समय बीत जाने का मतलब 2027 के बाद वो एलिजिबल हो जाएगा, लेकिन 2027 तक का समय अगर नहीं बीता है, चल रहा है, तो फिर वो चुनाव नहीं लड़ सकता या फिर पंचायत पद धारण नहीं कर सकता है। जो राज्य सरकार या केंद्र सरकार के अधीन किसी पंचायत के
या स्थानीय प्राधिकरण के या सरकारी सोसाइटी के या पब्लिक सेक्टर कंपनी की सेवा से भ्रष्टाचार के कारण पदच्युत किया गया हो। पदच्युत मतलब निकालना, मतलब ये सीधा सीधा लिखा हुआ है। राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत किसी भी पंचायत के अधीन कोई अधिकारी कर्मचारी हो, या स्थानीय प्राधिकरण मतलब ग्राम, जनपद, जिला, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, या सरकारी सोसाइटी, बैंक वगैरह, पब्लिक सेक्टर कंपनी है ना, के अंतर्गत सेवा करता हो, काम किया हो और वहाँ से भ्रष्टाचार का दोषी पाए जाने पर अगर निकाला गया हो तो पंचायत का चुनाव नहीं लड़ सकता है। ठीक, समझ गए इसको। पदच्युत मतलब पद से निकालना। नेक्स्ट देखते हैं, अपराध का दोषी पाया गया हो। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत किसी अपराध का दोषी पाया गया हो, है ना, और 6 माह की सजा सुनाई गई हो उसको, और उसको जेल से छूटे 5 वर्ष तक का, जेल से छूटे के 5 वर्ष का समय नहीं बीता है। इसको देखो, समझते हैं। देखो, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत जो दंड का प्रावधान किया गया है उसके तहत अगर दोषी पाया गया है, ठीक है, दोषी पाया गया है, उसके बाद 6 माह की सजा दी गई उसको। मान लो जाए अगस्त में उसको क्या हुआ, दोषी पाया गया, 6 माह की सजा दी गई, मतलब अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक का उसको सजा मिला। फरवरी में ये छूटा, मान लो जाए फरवरी 2022 में ये छूटा, ठीक है, फरवरी 2022 में छूटा, तो छूटने के 5 वर्ष तक चुनाव नहीं लड़ सकता। फरवरी 2022 में ये छूटा, फरवरी 2027 तक चुनाव नहीं लड़ सकता। समझ गए। दोषी पाया गया अगस्त 2021 में, और कम से कम 6 माह की सजा हुई हो, कम से कम ना, मिनिमम 6 माह से ज़्यादा भी हो सकता है, तो मैं एग्जांपल 6 माह को ले रहा हूँ। मान लो जाए 6 माह की सजा हुआ है, तो फरवरी 2022 तक सजा हुआ है, तो ये फरवरी 2022 तक सजा हुआ है, ये छूट गया। अब फरवरी 2022 से फरवरी 2027 तक चुनाव नहीं लड़ सकता, उसके बाद लड़ सकता है। तो यहाँ पर वही लिखा है, अपराध का दोषी पाया गया है भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत, 6 माह की सजा हुई हो कम से कम। अब 7 माह की सजा हुई हो तभी यही फॉलो होता है, 10 माह का सजा हुआ हो, यही 10 साल का सजा हुआ तब भी यही प्रोसेस फॉलो होगा। सजा हुई हो जेल से छूटने तक 5 वर्ष का चुनाव, तो जब भी वो जेल से छूटेगा, मान लो जाए 5 साल का दोषी पाया गया, 5 साल के बाद जब जेल से छूटेगा तब वो 5 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकता। छूटने के बाद 5 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकता, चाहे सजा कितनी की हुई हो, कम से कम 6 माह। लेकिन 5 माह का दोषी पाया गया तब अगर मान लो जाए 5 माह ही दोषी पाया गया तो ये रूल फॉलो नहीं होगा। फिर 5 माह के दोषी भाई कम से कम 6 माह का दोषी पाया गया तब 5 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकता, 5 माह का दोषी पाया गया तब लड़ सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 यही वाला के तहत दोषी पाया गया है और दोषी करार दिए जाने के 5 साल की अवधि नहीं बीती है। देखो, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अगर दोषी पाया गया है, ये कहाँ है, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत किसी अपराध के अंतर्गत दोषी पाया गया है, और अगर तब फॉलो होता है मिनिमम 6 माह की सजा हुई है, तब वो 5 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकता। लेकिन अगर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के तहत दोषी पाया गया है तो जरूरी नहीं है कि उसको मिनिमम 6 माह की सजा हो तभी वो 5 साल का चुनाव नहीं लड़ पाएगा। 2 माह, अब इस कंडीशन में क्या है, ये वाला जो ये वाला कंडीशन देखो, ये कौन सा कंडीशन है, ये आपका है ना, ये वाला आपका भारतीय दंड संहिता का कंडीशन है, भारतीय दंड संहिता। इस कंडीशन में क्या होगा, अगर मिनिमम 6 माह का सजा हो गया तभी वो 5 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएगा। लेकिन मान लो जाए सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, सिविल यहाँ पे लिखा नहीं हो, ठीक है, सिविल अधिकार संरक्षण 1955 के तहत दोषी पाया गया, तो जरूरी नहीं है कि 6 माह का चुनाव होगा, 6 माह तक का सजा पाएगा तभी 5 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकता। कितने माह का भी सजा पाया गया हो, वो क्या करता है, दोषी करार दिए जाने पर। अब मान लो जाए उसको 2 माह का भी सजा हुआ हो, अब इसके तहत कितना सजा है, अब ये वो अधिकार संरक्षण अधिनियम को पढ़ना पड़ेगा। तो ये सिविल अधिकार संरक्षण के अधिनियम के अंतर्गत ऐसा कोई प्रावधान नहीं कि 6 माह तक का सजा पाया गया हो तभी 5 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएगा। जितने भी माह का सजा पाया गया हो, जितने भी साल का सजा हो, 5 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएगा वो। ये दोनों में अंतर है, ध्यान रखना। अगर कहीं भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत प्रावधान है, पाया गया है, इसमें अपराध के अंतर्गत, इस संहिता में अब जो अपराध शामिल है उसके अंतर्गत दोषी पाया गया है और मिनिमम 6 माह का उसको सजा हुआ है, तभी वो 5 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएगा। लेकिन अगर इस दंड संहिता, ये जो सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम है 1955, उसके तहत अगर दोषी पाया जाता है
तो चाहे कितने महीने का भी सजा हो 5 साल तक चुनाव वो नहीं लड़ पाएगा। ठीक, ध्यान रखना। विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लिया हो, स्वेच्छा से अगर कहीं दूसरे देश का नागरिकता ग्रहण कर लिया हो तब भी चुनाव नहीं लड़ सकता। उम्र 21 साल नहीं हुई हो, मिनिमम उम्र कितनी है 21 साल चुनाव लड़ने का। अगर 21 साल का उम्र ना हुआ हो, 20 साल का है 19 साल का है तो चुनाव नहीं लड़ सकता। और वोट देने की आयु 18 साल है, ये याद रखना भाई दोनों को। यहीं पे दिक्कत हो जाता है, पूछता है ये ऑप्शन में, वोट देने की आयु कितनी 18 साल और चुनाव लड़ने की आयु कितनी 21 साल। जो किसी मान्यता प्राप्त संस्था से पंच पद के लिए 5वीं पास न हुआ हो और सरपंच, उप सरपंच या जनपद पंचायत सदस्य के लिए 8वीं पास न हो। मतलब मिनिमम क्राइटेरिया कितनी है, पंच पद के लिए अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं पंच पद के लिए तो आपको मिनिमम 5वीं पास होना जरूरी है। और अगर ऊपर के पद मतलब उप सरपंच है ना, और क्या सरपंच और सदस्य, जनपद सदस्य, इसके लिए 8वीं पास होना जरूरी है, 8वीं पास होना जरूरी है। ठीक है, तो पंच पद के लिए 5वीं पास होना जरूरी, उप सरपंच, सरपंच और जनपद पंचायत सदस्य के लिए है ना, जनपद सदस्य के लिए 8वीं पास होना जरूरी है। अब 8वीं पास नहीं होगा तो चुनाव नहीं लड़ सकते। यहाँ तो निर्हरता लिखी हुई है ना, ठीक, तो याद रखना इसको। यह प्रावधान संशोधन लागू 2016 में संशोधन लागू होने से पूर्व के पदाधिकारियों के लिए लागू नहीं होगा। मतलब यह संशोधन कब हुआ है 2016 में। अब इसके पहले क्या था, ये लोग के लिए क्वालिफिकेशन नहीं था, मिनिमम क्वालिफिकेशन। 2016 में इसको लागू किया गया और 2016 से क्या किया गया, इस क्वालिफिकेशन को अप्लाई कर दिया गया। अब 2014 में जो सरपंच बना है, 2015 में जो सरपंच बना है, वो क्या हटा दिया जाएगा क्या, नहीं। तो ये जब से लागू हुआ है, इसके बाद जो चुनाव होगा उसमें ये लागू होगा, इसके पहले के चुनाव में लागू नहीं होगा। ठीक, तो ये ध्यान रखना। घर में जलवाहित शौचालय ना हो तब चुनाव नहीं लड़ सकता। प्रॉपर उसके पास क्या होना चाहिए, शौचालय होना चाहिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। किसी शासकीय भूमि का अधिग्रहण किया हो, किसी सरकारी भूमि को अपने कब्जे में लिया हो, उसका अधिग्रहण किया हो, तो मतलब भ्रष्टाचार किया सीधा सीधा, तो उसको उसके अगर किया हो तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता। ठीक, तो ये है किस किस कंडीशन में चुनाव नहीं लड़ा जा सकता। तो ये ध्यान रखना आप लोग अच्छे से, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है। अब ये थोड़ा सा कल जो मैं बताया था उसमें ऐड कर लेना इस चीज़ को। कल क्या बताया था मैं, पंचायत की कार्यवाही, जब मैं सम्मेलन बताया था तो याद रखना उसमें ऐड करना कि जब पंचायत का सम्मेलन होगा तो उसमें जो जो भी कार्यवाही होगी वो 10 दिन के भीतर, ऐड करो वहाँ पे नोट्स में, 10 दिन के भीतर सभी सदस्यों को देना अनिवार्य है। सदस्यों को उस कार्यवाही में जो भी कार्यवाही हुआ है उसकी जानकारी 10 दिन के भीतर सभी सदस्यों को, ग्राम पंचायत में, जनपद पंचायत में, जिला पंचायत में सभी सदस्यों को देना है। और 15 दिन के भीतर, मतलब जिस भी दिन सम्मेलन हुआ था उस सम्मेलन के 10 दिन के अंदर सभी सदस्यों को देना अनिवार्य है, तीनों ही स्तर पर। और उस सम्मेलन के, जिस दिन सम्मेलन था उसके 15 दिन के भीतर ग्राम पंचायत में जनपद सीईओ को देगा, जनपद सीईओ को जानकारी देगा। ग्राम पंचायत में, ग्राम पंचायत में जो भी कार्यवाही हुई है उसकी जानकारी जनपद पंचायत सीईओ को, जनपद पंचायत में जो भी कार्यवाही हुई है वो जिला पंचायत सीईओ को दिया जाएगा, और जिला पंचायत में कोई भी कार्यवाही हुई है उसकी जानकारी संचालक पंचायत को दी जाएगी। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं, जो भी कार्यवाही सम्मेलन में हुआ है उसकी जानकारी 10 दिन के अंदर सभी सदस्यों को दिया जाएगा, तीनों ही स्तर पर। और 15 दिन के भीतर जनपद पंचायत सीईओ को उसकी जानकारी दी जाएगी, जो भी सम्मेलन में कार्यवाही हुई है। ग्राम पंचायत में किसको दिया जाएगा, यहां पर बना दिया हूं ना डब बॉक्स, ग्राम जनपद जिला। ग्राम पंचायत में जनपद पंचायत सीईओ को जानकारी देंगे, जनपद पंचायत के लोग जिला पंचायत सीईओ को जानकारी देंगे, और जिला पंचायत में संचालक पंचायत को उसकी जानकारी दी जाएगी। ये क्वेश्चन पूछता है, याद रखना, 15 दिन के भीतर। ठीक, गणपूर्ति कितना होता है, अब कल क्या बताया था मैं गणपूर्ति के लिए, 1/2, 1/3 और 1/3। गणपूर्ति यही होता है कि नहीं ग्राम जनपद जिला में। तो ग्राम पंचायत में गणपूर्ति कितना, गणपूर्ति की जिम्मेदारी किसकी होगी, सरपंच और उप सरपंच। पंचायतों में गणपूर्ति की जिम्मेदारी किसकी होगी, सरपंच और उप सरपंच की, और बाकी दोनों ही स्तर पर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की। समझ गए, ग्राम पंचायत में
गणपूर्ति की जिम्मेदारी सरपंच और उप सरपंच की, और जनपद और जिला में गणपूर्ति की जिम्मेदारी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की, इसको ऐड करना। अब ग्राम सभा में गणपूर्ति की जिम्मेदारी किसकी होती है, पढ़ाया हूं तो बताया हूं भाई, सरपंच और पंच की जिम्मेदारी होती है, न कि सरपंच और उप सरपंच। ग्राम सभा में गणपूर्ति की जिम्मेदारी सरपंच और पंच की होती है। तो जब भी पढ़ोगे इससे रिलेट करके इसको याद रखना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो सरपंच और उप सरपंच की जिम्मेदारी आती है ग्राम पंचायत में, जनपद और जिला में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की, और ग्राम सभा में सरपंच और पंच की गणपूर्ति की जिम्मेदारी। ठीक, तो ये याद रखना, इस सबको नोट कर लेना, ठीक है ना। तो ये आपका कवर हो गया है। इसके बाद जब हम लोग नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो इससे आगे की चीज़ें देखेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।